नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आपका स्वागत करती हूं हेल्थ इज वेल्थ टॉक शो में, जहां पर आज हम बात करेंगे किडनी की बीमारियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में, ताकि हम और आप रहें सतर्क। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी बीमारी के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है, ताकि सही समय पर बचाव के उपाय या फिर इलाज आपको मिल सके। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो साझा करेंगे जरूरी जानकारियां। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर संजीव गुलाटी, जो हमें बताएंगे किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों और उनके इलाज से जुड़ी अहम जानकारियों के बारे में। डॉक्टर संजीव गुलाटी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों के प्रति सावधान कैसे रहें, और स्टेज 5 किडनी की बीमारी या फिर किडनी फेलियर आखिर क्या होता है? इसके दो प्रमुख कारण हैं, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर। तो हमें ऐसे पेशेंट्स को अर्ली स्टेज में पकड़ना है। किडनी की बीमारियों की 5 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 जिसे अर्ली बोला जाता है, फिर स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। तो जितनी जल्दी हम बीमारी को पकड़ेंगे उतना अच्छा उपचार होता है, उपचार सस्ता भी होता है। और इनको पकड़ने के लिए हमें कुछ बहुत सिंपल टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें यूरिन टेस्ट होते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, ईजीएफआर होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है, जो कहीं भी हो सकता है। तो अगर हमें सावधान रहना है तो हमें ये सब टेस्ट स्क्रीनिंग के तौर पे करने चाहिए, ताकि किडनी की बीमारी पकड़ सके। स्टेज 5 किडनी डिजीज हम तब बोलते हैं जब किडनी फंक्शन 100% से घटते घटते 15% से नीचे आ जाता है, यानी 15% और लेस। और हमारे देश में ज्यादातर पेशेंट स्टेज 4 और स्टेज 5 किडनी डिजीज में आ रहे हैं हमारे पास। जी डॉक्टर संजीव, अब आप हमें ट्रीटमेंट और इसमें आए लेटेस्ट एडवांसमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, स्टेज 5 किडनी डिजीज अगर आपकी हो जाए तो केवल 2 ही ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको जीवित रख सकते हैं। इसमें एक होता है डायलिसिस और दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस फर्दर पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, ब्लड डायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस, और एक एडवांस डायलिसिस आया है जिसे हीमोडायफिल्ट्रेशन बोला जाता है, जिसमें जो यूरिया टॉक्सिन रिमूवल है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये तो डायलिसिस के हिसाब से एक एडवांस है कि हीमोडायफिल्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की। तो किडनी ट्रांसप्लांट में एक स्वस्थ इंसान की किडनी आप में लगाई जाती है। ये किडनी या तो आपकी फैमिली मेंबर से ली जा सकती है जो जीवित हैं, और या फिर एक कैडेवरिक डोनेशन यानी ब्रेन डेथ के बाद हम किडनी ले सकते हैं। और पहले हम ब्लड ग्रुप सेम चाहते थे तभी हम किडनी ट्रांसप्लांट करते थे, लेकिन आजकल एडवांसमेंट्स आई हैं जिससे कि ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, यानी ब्लड ग्रुप नहीं मिलता तब भी कर सकते हैं। सेकेंड एडवांसमेंट आई है सेंसिटाइज पेशेंट्स के लिए। पहले ट्रांसप्लांट हो गया, कुछ सालों बाद फेल हो गया, तो अब हम दोबारा भी उनका सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और तीसरा जो अब रिसर्च फेज में है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में आपने शायद सुना भी होगा कि रिसेंटली एक पिग की किडनी एक इंसान में लगाई गई थी, तो जिसे जीनो ट्रांसप्लांट बोला जाता है। और आने वाले कुछ सालों में ये जीनो ट्रांसप्लांट इज गोइंग टू टेक ओवर किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन अ बिग वे। जी बिल्कुल, अक्सर ये भी सुनने में आता है कि किडनी की बीमारी में लोग कहीं सुनी बातों को उपचार की तरह करने लगते हैं। तो ऐसे मिथ्स पर आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आजकल सोशल मीडिया बहुत तेजी से फैल रही है। खासकर कोविड पेंडेमिक के दौरान लोग घर में बैठे हुए थे, तो इस पे और ज्यादा लोगों का ध्यान गया। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी अनक्वालिफाइड क्यों ना हो, कितना भी कम पढ़ा लिखा कोई ना हो, वो अपना पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन उस पे सोशल मीडिया पे डाल सकता है कि ये किडनी की बीमारी का उपचार है। और मैंने देखा कि सोशल मीडिया, यूट्यूब पे इस तरह की बहुत सारे वीडियोस आए हुए हैं। हर एक ट्रीटमेंट इससे पहले कि इंसानों में आए, उसको पहले एनिमल्स में यूज किया जाता है, फिर ह्यूमन वॉलंटियर्स में यूज किया जाता है, फिर कुछ डिजीज पेशेंट्स में यूज किया जाता है जिनको बीमारी है, अंडर वेरी क्लोज सुपरविजन। इनको साइंटिफिक ट्रायल्स बोले जाते हैं। 4 फेजेस होते हैं। तो कोई भी ट्रीटमेंट जो साइंटिफिकली वैलिडेटेड है थ्रू ऑल दिस फेज 4 ट्रायल्स,
उसी को फॉलो करें। जी बिल्कुल डॉक्टर, ऑल्टरनेटिव थेरेपी की अगर बात करें तो क्या ये इलाज के तौर पर कारगर साबित हो सकती है? एलोपैथी एक डेफिनेटली सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसके साथ साथ और 3-4 सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथी है। तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो, लेकिन प्रॉब्लम ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के साथ ये है कि इनके पास साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रायल्स नहीं है आज की डेट में। तो मैं इन सब डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी ट्रीटमेंट्स को थ्रू दिस फेज 4 ट्रायल्स में वैलिडेट करें। और आम लोगों के लिए एक ये मेरा सजेशन है कि केवल साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रीटमेंट्स को फॉलो करें। हमारी एलोपैथी साइंस में जो भी ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं ये पब्लिश्ड और साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। अगर इसी तरह की कोई और ट्रीटमेंट आयुर्वेद होम्योपैथ में है, आई एम श्योर यू कैन फॉलो, लेकिन हमारी नॉलेज में इस तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, और साथ ही डॉक्टर संजीव आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, किडनी फंक्शन सही तरीके से हो इसके लिए उन 7 गोल्डन रूल्स के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं जिन्हें सभी को फॉलो करना जरूरी होता है। अगर आप अपनी किडनीज को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये 7 गोल्डन रूल्स फॉलो करें। नंबर 1, अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करें और ब्लड प्रेशर हाई है तो उसे कंट्रोल में रखें। नंबर 2, अपने ब्लड शुगर को रेगुलरली चेक करें, तो अगर शुगर हाई है तो शुगर की ट्रीटमेंट लें। नंबर 3, अपने आप पेन किलर्स या एंटी एसिडिटी ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये किडनी को डैमेज कर सकते हैं। नंबर 4, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, अनसाइंटिफिक अनवैलिडेटेड थेरेपीज का इस्तेमाल ना करें। प्लीज फॉलो ओनली साइंटिफिकली वैलिडेटेड थेरेपीज। नंबर 5, अगर आप स्मोक करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो उसे इमीडिएटली बंद करें, बिकॉज स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टॉक्सिन्स फॉर द किडनीज। नंबर 6, एक बैलेंस्ड डाइट लें जिसमें नमक कम लें, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें, और ये फास्ट फूड है इससे दूर रहें। नंबर 7 इज रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपने वेट को कंट्रोल में रखें। अगर आप ये 7 गोल्डन रूल्स फॉलो करेंगे, आई कैन एश्योर यू दैट यू विल हैव अ हेल्दी किडनी लाइफ। जी डॉक्टर संजीव गुलाटी, हमसे ये जरूरी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के चेयरमैन एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर प्रोफेसर ए.के. भल्ला जी, जो हमें बताएंगे किडनी स्टोन और उनके इलाज से जुड़ी जरूरी जानकारियां। डॉक्टर ए.के. भल्ला जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर ए.के. भल्ला जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुर्दे की पथरी किस कारण से बनती है, क्योंकि दर्शक इसके बारे में जानना चाहते हैं। पथरी बनने के कई कारण होते हैं। एक तो हम कहाँ रहते हैं वो ये भी डिपेंड करता है, पानी कैसा पीते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे हार्ड वाटर है या आप ज़मीन से निकाला हुआ पानी ज़्यादा पीते हैं। फिर नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में भी फ़र्क है। हमारे नॉर्थ इंडिया में पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो इसमें हमारा खान पान, रहन, पानी ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जेनेटिक कॉजेज होते हैं, हेरिटरी कॉजेज होते हैं जो फैमिलीज़ में चलते हैं। जैसे कई कारण ऐसे हैं जिसमें फैमिली डिजीज़ होती हैं, हेरिटरी डिजीज़ होती हैं। अगर पेरेंट्स में गुर्दे की बीमारी है तो बच्चों में भी पथरी की बीमारी हो सकती है। तो ये मेन कारण है। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्या कारण होते हैं, इसके अलावा हमारी डाइट में अगर हम बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं उसमें भी पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम शुगर ज़्यादा खाते हैं उसमें भी पथरी बनने के चांसेस बन जाते हैं। खाने में अगर हम बीट रूट्स ज़्यादा खाते हैं, पालक ज़्यादा खाते हैं, या एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि रेड मीट है वो ज़्यादा खाते हैं, सी फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उससे भी पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पालक में एक ऑक्सैलेट होता है या ऑक्सैलिक एसिड होता है, उससे पथरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी कम पीना, एक बाई नेचर उनको पानी कम पीते हैं, सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, काम करते हैं, पर पानी कम पीते हैं, तो उनको भी पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सेस कॉफ़ी ड्रिंकिंग है उससे भी पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, गुर्दे की पथरी के लक्षण क्या हैं ये भी बताइएगा, और ये जानना भी जरूरी है कि गुर्दे की पथरी का डायग्नोस कैसे होता है। लक्षण पथरी के जो सबसे
पेशेंट को इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है जिससे पेशेंट को पता लगेगा वो है पेन, लॉइन पेन बोलते हैं हम, साइड पे राइट या लेफ्ट साइड पे लॉइन पेन या बैक में पेन, इसको लॉइन पेन बोलते हैं। वो कॉमनेस्ट सिम्टम है जिससे कि पथरी का पता लगेगा। वो सिम्टम तब होएगा जब वो पथरी किडनी से स्लिप करके नीचे पाइप में आ जाए, यूरेटर में आ जाए, जो कि ब्लैडर में जाती है। नंबर 2, पेशाब में खून आना। जब पथरी स्लिप करेगी तो पेशाब में खून आएगा। फिर उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन जब होती है तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो फीवर हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो पथरी के हमारे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। अब उसको डायग्नोसिस आपने पूछा है कि कैसे करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हर किडनी पेशेंट में हमारा यूरिन एग्जामिनेशन होता है। यूरिन में हमने देखना है कि कोई आरबीसी तो नहीं आ रहे या ब्लड तो नहीं आ रहा है। और सब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है अल्ट्रासाउंड किडनीज, जो कि जब भी हमें शक हो तो हमें अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड हमें बता देगा कि कोई पथरी का साइज अगर वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा साइज है तो अल्ट्रासाउंड में पिकअप हो जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड अगर किडनी में रुकावट बताता है, उसके बाद फिर हम और फर्दर टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि कोई सर्जरी करने की इंडिकेशन है या नहीं है। तो आजकल सीटी स्कैन हम फॉर किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर जरूरी हो गया है कि सीटी स्कैन हमें एग्जैक्ट साइज बता देता है स्टोन का, और ये भी उससे पता लग जाता है कि कुछ हमें सर्जरी करने की जरूरत है या नहीं है। इसके सीटी स्कैन के बाद हम अगर वो पथरी किडनी में पड़ी हुई है और ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो एक बड़ा सेंसिटिव टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो है न्यूक्लियर स्कैन ऑफ किडनीज, जिसको हम की DTPA स्कैन ऑफ किडनी कहते हैं। उससे हमें किडनी का एग्जैक्ट फंक्शन पता लग जाता है कि राइट किडनी कितने % काम कर रही है, लेफ्ट किडनी कितने % काम कर रही है। तो ये टेस्ट हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पथरी डैमेज कर रही है, कितना कर रही है, और कुछ इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर A.K. भल्ला जी, अब हमें आप ये बताएं कि गुर्दे की पथरी का आखिरकार इलाज कैसे किया जाता है? क्या अब इसमें एडवांस टेक्निक्स भी आ गई हैं? इस बारे में भी बताइएगा। पहले हम सिंपल बड़ा ऑपरेशन करके पथरी निकालते थे, पर अब हम छोटा सा स्टोन अगर फंसा हुआ है तो पेशाब के रास्ते जाके यूट्रोस्कोपी कर सकते हैं। तो यूट्रोस्कोपी करके उसको पथरी को निकाल सकते हैं बिना किसी चीर फाड़ के। या आजकल हम स्कोप या दूरबीन के थ्रू ऊपर तक किडनी में जा सकते हैं और जहां भी पथरी है उसको वहां पे उसको क्रश भी कर सकते हैं। फिर तीसरा है कि हम लिथोट्रिप्सी जिसको बोलते हैं, बाहर से किरणों से स्टोन को क्रश कर सकते हैं और एक साथ में स्टेंट डाल देते हैं, तो ये पथरी जो है रेत बन के पेशाब के रास्ते निकल जाती है। डॉक्टर A.K. भल्ला जी, इस खास बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हेल्थ इज वेल्थ टॉक शो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। किडनी से जुड़ी किसी भी परेशानी के लक्षण दिखते ही क्या सावधानी आपको बरतने की जरूरत होती है? किडनी को स्वस्थ रखने के लिए किन बातों का खास ख्याल आपको रखना चाहिए? ऐसे ही सवालों के जवाब हासिल करने के लिए इस खास सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर, क्या सावधानियां बरतने से इस समस्या से बचाव हो सकता है, खासकर जब बात प्रिवेंशन की हो? एक तो हमें हैबिट बनानी चाहिए कि हम ठीक ठाक पानी पिए, कम से कम 2.5-3 लीटर पानी पीना जरूरी है रोज, ताकि हम अगर जैसे पानी कम पीते हैं तो ये जो कारण मैंने बताए थे पथरी बनने के, वो क्रिस्टल बन जाते हैं हमारे किडनी के सिस्टम में, और वो क्रिस्टल अल्टीमेटली कम पानी पीने से स्टोन बनता है। तो ज़्यादा पानी पिए, 2.5-3 लीटर से ऊपर पानी पिए। नमक कम खाएं, एज ए हैबिट हम नमक कम खाएं, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। ब्लड प्रेशर की बीमारी से बच सकते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं। फिर कैल्शियम रिच जो होते हैं ना फूड, उनको हम कम खाएं, जैसे अगर कैल्शियम हाई है तो कैल्शियम कम खाना है। फिर है एनिमल प्रोटीन, जैसे मैंने बताया कि एनिमल प्रोटीन स्पेशली रेड मीट कम कंजप्शन होनी चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर, आखिर में आप कोई ऐसा संदेश देना चाहें, कोई ऐसे टिप्स देना चाहें हमारे दर्शकों को जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है? आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे इस किडनी की बीमारियों में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर तो कॉमन कॉजेज हैं ही हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली रीनल कैल्कुलस डिजीज़ या पथरी की बीमारी भी एक टॉप 5 कॉजेज में आती है। इसलिए अगर हम प्रिवेंशन पे जोर दें, बचाव पे जोर दें, तो हम इतनी बड़ी सीरियस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं।
डॉक्टर ए के भल्ला जी, हमें उम्मीद है कि ये ज़रूरी जानकारियाँ सभी के काम आएंगी। हमसे जुड़ने और ये जानकारियाँ साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब इस खास कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं SGPGIMS लखनऊ के प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड सेक्रेटरी ऑफ ISN डॉक्टर नारायण प्रसाद, जिनसे हम जानेंगे अर्ली डायग्नोसिस और लाइफस्टाइल में फॉलो की जाने वाली खास बातों के बारे में। डॉक्टर नारायण प्रसाद जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर नारायण प्रसाद जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि मौजूदा वक्त में किडनी संबंधी परेशानियां क्या ज्यादा सामने आ रही हैं और इनका मुख्य कारण क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन में हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को किडनी की डिजीज किसी न किसी प्रकार की है। तो इसकी रिकॉग्निशन तो बढ़ी ही है और इसका प्रमुख कारण है कि डायबिटीज, जो टाइप 2 डायबिटिक है, उसमें 40 से 50% लोगों को 10 साल में किडनी इन्वॉल्व होने लगते हैं। तो डायबिटीज बढ़ने के साथ साथ डायबिटिक किडनी डिजीज का भी संख्या बढ़ा है, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी बोलते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है हाइपरटेंशन। किसी भी व्यक्ति को है और वह 10 से 20 साल जब हाइपरटेंशन रहता है, उसमें से 10% लोगों को गुर्दे की तकलीफ आने लगती है। किडनी डिजीज के लिए जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रूटीन एग्जामिनेशन यूरिन कराएं और उसमें प्रोटूडिया देखें। तो बहुत सारे बहुत छोटे छोटे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, जिसको करने से आपको पता चलता है कि इनको किडनी डिजीज हो सकती है। डॉक्टर नारायण, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि कौन से वो लक्षण हैं जिनके उभरने पर तुरंत ही आपको सावधान हो जाना चाहिए ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो सके। जब कभी भी किडनी की में डिजीज होती है तो सॉल्ट और वाटर ये दोनों रुकने लगते हैं और इसके चलते स्वेलिंग आती है लोगों को। और सबसे पहला स्वेलिंग के लक्षण क्या आते हैं? आंख के पलकों पे आती है। तब सुबह जब आप सोकर जगते हैं और आपके आंखों के पलकों के ऊपर अगर सूजन रहे, तो ये इंडिकेट करता है कि प्रोबेबली हमारे शरीर में सॉल्ट वाटर रुक रही है। तो ये एक बहुत साधारण तौर पे बहुत अर्ली लक्षणों में से आते हैं। दूसरी लक्षण है कि अगर किडनी डिजीज जो एडवांस होने लगती है, तो लोगों को भूख लगना कम हो जाता है, उल्टी की टेंडेंसी बढ़ जाती है, पेशाब जो करने जाते हैं लोग तो प्रोटीन स्क्रिट जो होती है, तो उससे प्रोद्यूरिया होती है, उसमें बहुत झाग बनते हैं। अगर किसी भी आदमी को अनयूजुअल झाग बनना शुरू हो जाए, तो उनको समझना चाहिए कि हमारे प्रोटीन तो नहीं स्क्रिट हो रहे हैं यूरिन में, और उसके लिए टेस्ट करानी चाहिए। और जैसा हमने बताया, बहुत साधारण सा टेस्ट है, रूटीन एग्जामिनेशन यूरिन कराते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा अगर दिखाई पड़ती है, प्रोटीन नील होना चाहिए आमतौर पर। प्रोटीन अगर 1+ या उससे अधिक दिखाई देती है, तो हमें समझना चाहिए कि कोई हमें अर्ली किडनी डिजीज से हम तो सफर तो नहीं कर रहे हैं। लाल रक्त कण के लिए भी आपका टेस्ट करना चाहिए। एडवांस डिजीज जब क्रोनिक किडनी डिजीज जब हो जाती है, तो लोगों में किडनी का एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि खून बनाने के प्रक्रिया में मदद करती है। इससे एक इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन होती है जो किडनी के अंदर बनती है। जब गुर्दे की खराबी होती है, तो ये हार्मोन निकलना बंद हो जाता है और लोगों में खून की कमी होने लगती है। तो ये सब सारे लक्षण हैं जो इनके काम से लिंक्ड होते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डायलिसिस और ट्रांसप्लांट एक जैसी प्रक्रिया होती है या फिर ये दोनों अलग हैं? डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन दोनों ही रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का पार्ट है, लेकिन दोनों बहुत ही अलग अलग प्रक्रिया है। डायलिसिस 2 तरह का होता है, एक जिसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं कि हम लोग पेशेंट्स का ब्लड जो है एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, मशीन के थ्रू हम लोग उसको रन कराते हैं, और एक तरफ से उसमें एक डायलाइजेट आती है, उसको विपरीत दिशा में, जिस दिशा में खून जाती है उसके विपरीत दिशा में ये डायलाइजेट घूमती है उस आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू। और जो ब्लड में जो टॉक्सिन्स हैं, यूरेमिक टॉक्सिन्स हैं, ये क्या होती है, डिफ्यूजन के माध्यम से ब्लड से वो डायलाइजेट में चली जाती है और वो बाहर निकल आती है। तो इस तरह से उसको हम रिमूव करते हैं, यूरेमिक टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं, ये ब्लड डायलिसिस हुआ। उसी तरह से एक डायलिसिस होती है जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, या होम डायलिसिस भी कभी कभार हम बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये डायलिसिस आप घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का जो सबसे अच्छा पार्ट माना जाता है, उसको बोला जाता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन या गुर्दा प्रत्यारोपण। इसमें हम क्या करते हैं, कोई अगर सुटेबल डोनर होता है, जो फैमिली में अगर सुटेबल डोनर कोई अवेलेबल है,
तो हम उसका एक किडनी रिप्लेस कर देते हैं और ट्रांसप्लांटेशन के बाद लगभग लोग नॉर्मल जैसा हो जाते हैं, लोग अपनी अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर लेते हैं। तो अच्छा, अगर डायलिसिस हो तब भी ये संभव है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ में दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो बेहतर होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के घर में अगर डोनर अवेलेबल है और तो ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो अगर किसी को डोनर अवेलेबल नहीं भी है तो आजकल हमारे यहाँ डिसीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन होता है, जिसको कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं। जी, आखिर में आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरह का लाइफस्टाइल आपको अपनाना चाहिए, खासकर जब बात नमक और पानी के सेवन की हो। 8 ग्लास पानी एक व्यक्ति को, जिसके रीनल फंक्शन नॉर्मल है, उनको पीना चाहिए। तो ये नॉर्मल वाटर इनटेक सामान्य व्यक्ति के लिए जरूरी है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके गुर्दे खराब हैं और जिसके शरीर में सूजन आ रही है, जिसमें सॉल्ट और वाटर रिटेन हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये नहीं है। सॉल्ट इनटेक का जहां तक बात है तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बहुत खाने में बहुत सारे सोडियम होते हैं और सॉल्ट होते हैं जो हम लोग खाते रहते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे जो ऊपर से एडेड सॉल्ट जो हम खाते हैं उसमें ऐसा माना जाता है कि 4-5 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट नहीं होना चाहिए। 90 मिली इक्विवेलेंट लगभग सॉल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मल आदमी के खाने में। जी, डॉक्टर नारायण प्रसाद, हमसे ये जरूरी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में फिलहाल के लिए इतना ही। इस अनूठे मंच के जरिए किडनी की बीमारियों के लक्षण, कारण, उपचार और बचाव के बारे में गहन चर्चा की गई। साथ ही उपयोगी जानकारी और जरूरी सुझाव भी हासिल हुए। उम्मीद है कि आप भी इससे जागरूक हुए होंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।